हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी के इस सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे कुछ बातें कर लेते हैं हम। तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे तो हमने पढ़ लिया मतलब ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, प्रोसेस क्या क्या होती हैं, लेकिन उसके बाद हमको ये भी देखना होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, मतलब हम सारी चीज़ों को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ। तो देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है कि क्या हमको पूरी मतलब 11th-12th की एनसीईआरटी करनी है, तो नहीं, आपको मतलब पूरी बुक नहीं करनी है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं जो कि आपको करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो करना है। तो सिलेबस हमने आपको बताया है, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा चैप्टर वहाँ पे दिया है, और हम आपको यहाँ पे वही करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए इसके अलावा भी कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि सिलेबस में दिए नहीं होते, लेकिन वो फिर भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं करा रही हूँ ये सारी चीज़ें मतलब सिलेबस को ध्यान में रख के कराई जा रही हैं। सबसे पहले जैसे आप देखेंगे अभी जो केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें उसका जो सिलेबस था वहाँ पे एनिमल किंगडम नहीं दिया हुआ था सिलेबस में, प्लांट किंगडम नहीं दिया हुआ था, लेकिन बावजूद इसके भी एनिमल किंगडम से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, ये आपको DSSB के सिलेबस में भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर आपको करने हैं। तो और यहाँ पे जो प्लांट फिजियोलॉजी है और एनिमल फिजियोलॉजी है इसको पूरी तरह से कवर करना है। और आप देखेंगे जो सिलेबस में है तो उसमें से मतलब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन कुछ सेलेक्ट करके दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पूरी तरह से फिजियोलॉजी कवर करनी होगी। तो इसको जो है आप ध्यान रखना, फिजियोलॉजी चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो या ह्यूमन, दोनों कवर करना है। बाकी चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन हमने तो पढ़ लिया, मतलब तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या है, तो मतलब कई लोगों के दिमाग में आएगा अगर मतलब हम बच्चे पैदा करने के कैपेबल हैं, बच्चे पैदा करने के योग्य हैं, यानी हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हम आपको हेल्थ का जो डेफिनीशन है एग्जैक्ट वो बता चुके हैं। तो यहाँ भी वही डेफिनीशन होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे पैदा करने के कैपेबल हैं या नहीं हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है WHO के अकॉर्डिंग, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू WHO जेनेवा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। यानी यहाँ पे केवल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना ही यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पे आपको फिजिकली भी हेल्दी होना होगा, इमोशनली हेल्दी होना होगा, आपका बिहेवियर कैसा है समाज में, ये सारी चीज़ें आपके हेल्दी होने को डिफाइन करती हैं। अगर आप इसमें से ये जो 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, फिजिकल, इमोशन, बिहेवियर और सोशल, तो इसमें से अगर एक भी चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है पूरी तरह से। अगर मान लीजिए आप जो है फिजिकली कितने ही जो है स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपके इमोशन हिले पड़े हैं तो आप जो है उल्टे सीधे बिहेवियर करेंगे समाज में, तो क्या कोई आपको हेल्दी बोलेगा? वो तो बोलेगा ये तो पता नहीं कौन सा पागल है, साइको है एकदम, इस तरह से अगर आप उल्टे पुल्टे बिहेवियर कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हेल्थ क्या है? फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशल पूरी तरह से वेल बीइंग होना ही क्या है? हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी यही मतलब इसका डिफिनीशन है। तो देखिए जब हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंडिया वाज अमंगस्ट फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, वो पहला ऐसा देश है, जो इंडिया है वो पहला ऐसा देश है जिसने जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति नेशनल लेवल पे सबसे पहले इनिशिएट किया, मतलब इसको जो है कुछ प्लान बनाए, कुछ प्रोग्राम बनाए। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सोचा और उससे रिलेटेड कुछ प्लान और प्रोग्राम बनाया था। तो याद रखना अपना इंडिया। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो क्या था? फैमिली प्लानिंग। यानी यहाँ पे क्या था? फैमिली प्लानिंग, जो कि इनिशिएट होता कब? 1951 में।
तो इसको भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट होता, तो 1951 में। करंटली द ऑपरेशन अंडर पॉपुलर नेम, यानी इस समय जो है इसका नेम चेंज हो गया है और नेम क्या हो गया इस समय, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं RCH। देखो RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो इसको जो है आप याद रखना। जो फैमिली प्लानिंग है, सबसे पहले तो इसको जब इनिशिएट किया गया 1951 में, तो इसका नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग। लेकिन बाद में इसका नाम क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी RCH प्रोग्राम। तो इस बात को जो है आप याद रखना। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, जैसे मतलब हमने तो सबसे पहले सोचा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो उसके लिए हमने एक प्लान बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, जिसको हमने नाम दिया फैमिली प्लानिंग, और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब यहाँ पे ये देखते हैं, जो हमने ये प्रोग्राम बनाया इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। यानी हमने तो बना दिया प्रोग्राम, हमने तो प्लान कर लिया, प्रोग्राम बना दिया, लेकिन इसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ तो इसका उद्देश्य होगा ना। तो यहाँ पे हमको ये देखना है। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ RCH प्रोग्राम। तो सबसे पहली जो यहाँ पे मतलब ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जाए, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल, यानी यहाँ पे जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज हुई थी, ये देखिए, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। जैसे हमने जो है जगह जगह पे बैनर लगा दिए, वहाँ पे लिख दिए हम दो हमारे दो, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा प्रिंट मीडिया। ऑडियो विजुअल में क्या है, आप मतलब अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है, जब पहले मतलब था, जब ये इनिशिएट हुआ था, आप सोच सकते हैं 1951 की बात कर रहे हैं, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे कुछ समय के बाद की बात है, यानी 3-4 साल के बाद की बात है। तो उस समय इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। तो उस समय आप देखे होंगे मतलब एक रेडियो आता था, तो रेडियो के थ्रू क्या होता था, वहाँ पे मतलब उसमें बीच बीच में कुछ प्रचार वगैरह आते थे, तो उसमें जो है इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता था। तो ये किन किन माध्यम से जो है अवेयरनेस फैला गया, तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया एंड गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, यानी जिसको हम NGO बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए यूज हुई। आपसे सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये एक एक लाइन NCERT की है। अगर आप इस लेक्चर को देखें, उसके बाद देखने के बाद आप जाके NCERT पढ़िए, आपको एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, विथ हेल्प ऑफ पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे जो अवेयरनेस था, सबसे पहले हमने तो मतलब ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का यूज किया, लेकिन उसके बाद और किन किन लोगों के थ्रू अवेयरनेस फैलाया गया, मतलब फैलाया जाना चाहिए, पेरेंट्स के थ्रू, मतलब जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके थ्रू, जो टीचर्स हैं उनके थ्रू। जैसे हम आपको अभी यहाँ पे जो भी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपको इसके बारे में अवेयर ही कर रहे हैं, अगर हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे हमने आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया, तो वहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ डिटेल में बताया, तो ये भी क्या है, एक अवेयरनेस ही है। और कुछ चीज़ें होता है जो मतलब हमारे फ्रेंड्स हमको बताते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट होते हैं, यहाँ पे मतलब सबसे बेस्ट अवेयरनेस कौन हमको दे सकते हैं, तो वो है हमारे पेरेंट और टीचर। लेकिन जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड होते हैं, तो यहाँ पे मतलब इन लोगों पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता आज के समय के अनुसार, जिस तरह से हम अलग अलग चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड इनकरेज्ड, यानी यहाँ पे क्या है अवेयरनेस में, और क्या है, जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल में इनकरेज किया जाना चाहिए, यानी बच्चों को उनको मतलब एक समय के अनुसार इसके बारे में शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। इसको जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको इनकरेज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब RCH के ऑब्जेक्टिव थे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखा, अवेयरनेस, और अवेयरनेस किसके किसके थ्रू यहाँ पे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। यहाँ पे मतलब एक तो ये सारी मतलब NGO वगैरह हो गई, पेरेंट हो गए, क्लोज रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड, और हमारे स्कूल में भी हमको इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है RCH का, तो वो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेज, जो एडोलसेंस होते हैं, तो आप देखेंगे जो यहाँ पे 12 से 18 की उम्र है,
तो यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उनकी बॉडी में कुछ चेंजेज होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी उनको अवेयर पहले से करना चाहिए, यानी जो एडोलसेंस से रिलेटेड चेंजेज हैं इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, यानी सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी उन लोगों को बताना चाहिए। एसटीडी क्या है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर एड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि किस तरह से एसटीडी जो है ये फैल सकते हैं, इनके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी अवेयर करना जो है आरसीएस का एक ऑब्जेक्टिव था, एक उद्देश्य था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, अवेयरनेस। दूसरा क्या हो गया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, किसके मतलब किसके बारे में, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। एडोलसेंस से रिलेटेड जो भी चेंजेज होते हैं बॉय या गर्ल में, उनके बारे में उनको बताया जाना चाहिए। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाना चाहिए। एसटीडी और एड्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उनको अवेयर कराया जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजी, यानी इनकी स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाए, तो यहाँ पे हम अब देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है इन चीज़ों के बारे में। तो ये देखिए, तो अब ये यहाँ पे देखिए फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज, यानी ये स्ट्रेटजी किनके लिए है, तो ये है फर्टाइल कपल या फिर जो कि मैरिज के एज में पहुँचने वाले हैं, उन लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो होता है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी यहाँ पे मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करती हैं, यानी किन चीज़ों के थ्रू जो है हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, यानी उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हम किसके थ्रू प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, यानी किस तरह से जो मदर हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनकी केयर किस तरह से की जानी चाहिए, इसकी स्ट्रेटजी। और यहाँ पे पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, यानी जब यहाँ पे बेबी बर्थ हो जाता है, यानी जिसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल, तो यहाँ पे मदर और चाइल्ड दोनों का किस तरह से केयर होना चाहिए, इसकी स्ट्रेटजी। और फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो है हमने आपको पहले भी बताया कुछ मदर्स क्या होती हैं, उनको लगता है कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो हमारा सेप खराब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगी तो चलिए ठीक है, कुछ समय के लिए उनको ऐसा लग सकता है कि मतलब ठीक है सेप मेंटेन है ऐसा कुछ, लेकिन बाद में जाके वो किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर का केस बन सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, किस तरह से मतलब ये अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। और यहाँ पे सोशल इविल क्या होता है, बुराई। तो यहाँ पे क्या है, सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, जो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या करनी चाहिए, अपनाई जानी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करा जाना चाहिए। तो ये सब पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये जो हमने प्रोग्राम बनाया, जो हमने प्लान किया, जो प्रोग्राम बनाया, तो इनका सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको किसी चीज़ के बारे में बता दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये हैं वो हैं, इस तरह से हमने आपको बहुत सारा मतलब ज्ञान दे दिया, लेकिन अब इनका इम्प्लीमेंटेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लोग इसको देखिए। अब जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हमने लोगों को बता दिया, लेकिन जब शुरू में ये कंडोम वगैरह आए थे तो लोगों को मतलब शर्म लगती थी जाके इसको खरीदने में, मांगने में। तो इस तरह से मतलब वो जान तो लिए कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करा जाना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सारी चीज़ों की फैसिलिटी की जानी चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। मटेरियल सपोर्ट, यानी जैसे देखिए अगर कोई भी प्लान प्रोग्राम कुछ भी है तो उनमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे वेल डेवलप्ड होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि वहाँ पे कोई एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए।
और थर्ड क्या है, मटेरियल सपोर्ट। जैसे मान लीजिए हमने खूब अच्छा सा एक हॉस्पिटल बना दिया, एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, लेकिन वहां पे कोई डॉक्टर ही नहीं है, यानी वहां पे कोई प्रोफेशनल ही नहीं है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। मान लीजिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और वहां पे डॉक्टर को बिठा दिए, लेकिन उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, कोई मटेरियल ही नहीं है, तो भी कुछ नहीं होगा। तो अगर अब मान लीजिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा हो गया, हमारे पास एक हॉस्पिटल, वहां पे कुछ डॉक्टर्स और उनके पास मतलब मटेरियल्स जो भी उनको चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है किसी भी ह्यूमन के लिए मतलब यूज करके उनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये 3 चीजें जो है जरूरी हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसको जो है आप याद रखना। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स, जैसे यहाँ पे जो मतलब हमने हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर बिठाया, उनको मटेरियल्स दे दिया, तो अब यहाँ पे देखिए वो जो उनकी जो मटेरियल्स है उनके थ्रू वो कैसे बेटर टेक्निक्स को मतलब कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आता है वो है एमनियोसेंटेसिस। तो इससे क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांस होते हैं, तो याद रखना, ध्यान से समझिए क्या है एमनियोसेंटेसिस। वैसे तो अभी इस समय ये जो है संवैधानिक रूप से बैन हो चुका है, क्यों, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये यूज क्यों किया जाता है, उसके बाद देखते हैं कि इसके मिस यूज क्या होने लगे, जो कि इसको बैन करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, इसको तो मतलब संवैधानिक रूप से बैन किया जा चुका है। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग ऑफ मीनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। मतलब यहाँ पे क्या था, देखिए एमनियोसेंटेसिस में प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू ऑब्टेन एमनियोटिक फ्लूइड टू टेस्ट फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड फीटल इन्फेक्शन। यानी जो एमनियोसेंटेसिस था उसको इसलिए मतलब बनाया गया था, उसको इसलिए डेवलप किया गया था ताकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर बाई चांस कोई जो बच्चा है, जो बेबी है, उसमें कोई मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ गई या कोई फीटल इन्फेक्शन हो गया, तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस को डेवलप किया गया था। यानी यहाँ पे क्या होता था, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता था, फिर वहाँ पे उसका टेस्ट किया जाता था कि मतलब बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये एमनियोसेंटेसिस करा जाता है तो उसके थ्रू लोगों ने मतलब यहाँ पे मेल बेबी फीमेल बेबी का सेक्स भी यहाँ पे डिटरमाइन करने लगे। और इस तरह से जब वो सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे तो क्या करते थे, अगर वहाँ पे कोई फीमेल बेबी होता था तो उसको क्या करने लगे, उसको मार देने लगे। यानी यहाँ पे जो इसका मेन उद्देश्य था कि हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की पता लगाएंगे, कोई इन्फेक्शन है उसकी पता लगाएंगे, लेकिन लोगों ने तो इसका अलग ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने तो बच्चे को मारना ही शुरू कर दिया कि अगर फीमेल है तो चलो हम इसको जो है मार देंगे, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा एमनियोसेंटेसिस के थ्रू, इसलिए इसको जो है संवैधानिक रूप से क्या किया गया, बैन किया गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है क्या कंडीशन होती हैं जब ये एमनियोसेंटेसिस करा जाता है। तो देखिए, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड डिटरमाइन सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। यानी इन सारी चीज़ों के लिए जो है ये बनाया गया था कि मतलब अगर डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या फिर सर्वाइबिलिटी क्या है, मतलब बच्चा जो है उसकी सर्वाइबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन करने के लिए इसको बनाया गया था। और ये जो है यूज टू किल नॉर्मल फीमेल फीटस, यहाँ पे इसका जो है मिसयूज होने लगा। और प्रोसीजर इसका ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर मतलब 9th मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने वाली है तो आप एमनियोसेंटेसिस कर दीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है टेस्ट यूजुअली डन एट 14 to 18 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी जो वो प्रेगनेंसी पीरियड है, तो यहाँ पे 14 to 18 वीक्स के अंदर ही ये एमनियोसेंटेसिस होना चाहिए। उसके बाद ये नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पे जो है ये डेंजरस हो जाएगा। तो ये जो है वीक आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एमनियोसेंटेसिस कब करा जा सकता है, तो याद रखना 14 to 18 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान 14 to 18 वीक जब हुआ है तभी जो है हम एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने आरसीएच का अवेयरनेस स्ट्रेटजी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, और आरसीएच के थ्रू ही यहाँ पे हम एक ड्रग की बात करने वाले हैं, और वो है यहाँ पे सहेली। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे मालायान ये मतलब कुछ ड्रग्स होती थी जिसमें जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मतलब उसमें क्या होती थी, सेक्स हार्मोन्स जो है होता था, जिसका बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होता था। तो यहाँ पे डेवलप किया गया ये सहेली। तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले आप जो है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, NVS TGT 2016 या फिर 2019, इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में जो है सहेली के बारे में पूछा गया है। तो देखिए जो है, अगर हम बोलते हैं कि 9-10 से केवल काम चल जाएगा तो नहीं चलता, आपको जो सिलेबस में है तो उसको 11-12 लेवल तक कवर करना पड़ता है, फिर जाके आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो सहेली से क्वेश्चन 2016 या 19 में पूछा गया, इसको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा गया था, तो सबसे पहले इसको बारे में देखिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद ये इसका कहाँ पे लोकेट है ये पूछा गया था, या फिर ये केमिकल, ऐसा कुछ था। तो देखिए जो सहेली है ये क्या है, एक ड्रग है, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी जो खास बात है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, ये नॉन स्टीरॉयडल है। कैसा है, नॉन स्टीरॉयडल, यानी यहाँ पे कोई भी सेक्स हार्मोन्स का प्रेजेंस नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन स्टीरॉयडल है, और इसी वजह से इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो देखिए, अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वॉज डेवलप बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, इसका ये फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे है, इन लखनऊ, यानी ये लखनऊ में है। ये जो है साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया। और क्यों किया गया, ये मतलब फीमेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस था, यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इसको यूज करा जाता था, और ये यूज किया जाता था वंस इन वीक, यानी एक वीक में केवल इसको एक बार जो है लिया जाता था। और जो माला ये सारी चीज़ें थी, जो ड्रग्स थी, तो ये जो है हर दिन यानी पर डे लेना होता था। तो एक तो उसके साइड इफेक्ट थे, ऊपर से उसको पर डे लेना होता था, तो वहाँ पे उसको रिप्लेस करके ये जो सहेली बनाया गया। तो यहाँ पे जो है ये एक तो ये जो है यहाँ पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, और ये जो है हफ्ते में एक बार यूज किया जाता था। तो याद रखना, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सहेली को कितने, मतलब इसको कब कितने गैप पे खाया जाता है या लिया जाता है। तो याद रखना, यूज्ड वंस इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में एक बार। अब यहाँ पे ये प्रोसेस देखते हैं कि सहेली किस तरह से प्रेगनेंसी को यहाँ पे प्रिवेंट करता है, किस तरह से रोकता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है, यानी यहाँ पे कोई भी सेक्स हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटक्रोमैन। क्या बोलते हैं, सेंटक्रोमैन। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो ये सेंटक्रोमैन है, ये जो है एंटी एस्ट्रोजन है, यानी ये एस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम करेगा। एंटी मीन्स आप समझते ही होंगे, एंटी यानी अगेंस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना बैक्टीरियल डिजीज, यानी बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। एंटी बैक्टीरियल यानी उस बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज को रोकने वाले, जैसे हम बोलते हैं ना एंटीबायोटिक। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, एंटी एस्ट्रोजन, यानी ये एस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम करता है, एस्ट्रोजन के खिलाफ काम करता है। तो याद रखना, सबसे पहले जो सेंटक्रोमैन है, ये क्या है, एंटी एस्ट्रोजन है, और ये करता क्या है, मॉड्यूलेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इंडोमेट्रियम है, तो हमने आपको बताया जो यूट्रस में हमारा इंडोमेट्रियम होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो यूट्रस है वो ये सोचता है कि चलो मतलब इस मंथ प्रेगनेंसी होगी, तो वो प्रेगनेंसी के वेट में कि मतलब प्रेगनेंसी होगी, इसके चक्कर में क्या करता है, इंडोमेट्रियम को थिक करता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एंडोमेट्रियम हमारा क्या होता है, ये टूट टूट के बाहर जो है पीरियड के रूप में निकलने लगता है। जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस किया, तो वहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूटने लगता है। तो अब यहाँ पे देखिए किस तरह से ये प्रोसेस फॉलो होगा। तो सेंटक्रोमैन क्या है, एंटी एस्ट्रोजन है। तो जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन ही क्या करता है, एस्ट्रोजन ही यहाँ पे इंडोमेट्रियम को थिकनिंग को बढ़ावा देता है, यानी जो एस्ट्रोजन है इसकी वजह से ही इंडोमेट्रियम थिक होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोजन है ये एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को बढ़ाती है। लेकिन जो सेंटक्रोमैन है, जब हमने सहेली को लिया, मतलब सहेली को मान लीजिए कि खाया, तो यहाँ पे जो सेंटक्रोमैन है वो यहाँ पे इस एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। स्टॉप बाइंडिंग ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर, यानी यहाँ पे जो रिसेप्टर हैं तो इससे जो है एस्ट्रोजन को जुड़ने नहीं देगा, उसके बाइंडिंग को रोक देगा। अगर इसकी बाइंडिंग रुकी तो ये थिकनिंग जो है इंडोमेट्रियम की ये नहीं होगी। तो ये है एस्ट्रोजन रिसेप्टर और ये है एस्ट्रोजन, ये है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ये है एस्ट्रोजन। अगर यहाँ पे इसकी बाइंडिंग को रोक दिया गया तो जो एंडोमेट्रियम है ये थिक नहीं होगा, और अगर एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और अगर कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या बताया,
सबसे पहले सहेली जो है ये जो है कहाँ पे बनाया गया, तो ये लखनऊ में बनाया गया था और कहाँ पे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में यानी CDRI में। और ये नॉन स्टेरॉयडल होता है और यहाँ पे एक केमिकल होता है जो कि सेंटकोमैन होता है, जो एंटी एस्ट्रोजन होता है, यानी एस्ट्रोजन के बाइंडिंग को रोक देता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर से, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग रुक जाती है। और जब एंडोमेट्रियम की थिकनिंग रुक जाती है तो यहाँ पे कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होता है, और जब कोई इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो यहाँ पे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आगे देखिए यहाँ पे हम जो है डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, विस्फोट, यानी जनसंख्या विस्फोट। तो अब यहाँ पे देखिए एक समय पे क्या हुआ, यहाँ पे मतलब जब इंदिरा गांधी का सरकार था तो जो पॉपुलेशन है हमारी पहले तो वो इस तरह से जा रही थी और अचानक जो है इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई हमारा जो ग्राफ धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे धीरे, लेकिन अचानक वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कोई चीज़ अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगना। तो यहाँ पे उसका क्या हो गया, विस्फोट। तो इसी तरह से है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या विस्फोट। तो यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी के समय में जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और इसको लेके उन्होंने क्या किया, मतलब नसबंदी आप लोगों ने सुना होगा, वो जो है इसको जो है लागू कर दी कि जो भी व्यक्ति आपको मिलता है कहीं भी, मतलब फोर्सफुल्ली उसको ज़बरदस्ती पकड़ के उसकी नसबंदी कर दो, जिसको हम बोलते हैं वासेक्टोमी, यानी उसका क्या कर दो, वासेक्टोमी, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो उन्होंने क्या किया, मतलब वासेक्टोमी को लागू कर दिया कि जो भी बंदा मिलता है उसको पकड़ के उसकी वासेक्टोमी कर दो। इससे जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो अभी हम वासेक्टोमी में समझते हैं ये क्या चीज़ है। इसके सबसे पहले तो ये जो है परमानेंट मेथड है, तो अभी इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम समझते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया एट पर्टिकुलर टाइम, यानी एक निश्चित समय में एक जो है कोई एक निश्चित स्पीसीज जो है एक यहाँ पे गिवन एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया हम बोलेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीसीज जो इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या गया, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल हैं उनका टोटल नंबर ऑफ अ स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज का, प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया, यानी ये हमारा एरिया हो गया, एट पर्टिकुलर टाइम, यानी एक टाइम पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। यानी अगर आपसे कोई पूछे पॉपुलेशन क्या है तो आप क्या बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, तो ये आपसे जो है जीके में, जीएस में, ईवीएस में कहीं भी ये क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, ये जो है आप याद रखना। अब डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जब हम जिसके अंतर्गत जो है पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, यानी किसी भी एक जनसंख्या जो एक पॉपुलेशन है उसकी यूनिट क्या होती है, तो वो होता है इंडिविजुअल, यानी एक एक इंडिविजुअल से मिलकर ही तो हमारा पॉपुलेशन बन रहा है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई इंडिविजुअल। तो याद रखना यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इंडिविजुअल। सॉरी फ्रेंड्स, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी जब हम पॉपुलेशन की ऑफिशियल काउंटिंग करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसस, यानी जनगणना। अंडरटेकन 10 ईयर, जो कि हर एक मतलब हर 10 साल पे जो है किया जाता है, यानी जो सेंसस है वो 10 साल के अंतराल पे जो है परफॉर्म किया जाता है। अगर 2011 में हुआ है तो 2021 में इस तरह से जो है ये किया जाता है। वैसे अभी 2021 का नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कोविड की वजह से। तो अब यहाँ पे देखिए इंडिया में सबसे पहला सेंसस कब हुआ था, यानी फर्स्ट सेंसस, सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1872। ये सारा डाटा एनसीईआरटी का है, तो एक भी लाइन मिस नहीं करना। यहाँ से भी क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम में, यहाँ तक कि DSSB में ही पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1872 में, और लास्ट सेंसस जो है वो, यानी जो लास्ट जनगणना है वो 2011 में
हुआ था, तो ये जो है आप दोनों डेट याद रखना। 2011 तो आपको याद होगा, फर्स्ट वाला याद करना 1872 में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड, यानी कब कितना पॉपुलेशन था ये आपको यहाँ पे देखना है। तो इन 1900 यानी 1900 में यहाँ पे 2 बिलियन, हमने आपको बताया है 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन। तो आपसे चाहे बिलियन में पूछे चाहे मिलियन में, इसको कंफ्यूज मत होना। तो इन 1900 यहाँ पे क्या हुआ, 2 बिलियन पॉपुलेशन था। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी संसार का जो जनगणना है ये यहाँ पे हम जो संसार का जनसंख्या है वो देख रहे हैं। तो 1900 में यहाँ पे 2 बिलियन पॉपुलेशन था और 2000 में यहाँ पे 6 बिलियन। तो देखिए यहाँ पे 1900 में 2 बिलियन और 2000 में 6 बिलियन। 2011 में यहाँ पे कितना हो गया, 7.2 बिलियन। 7.2 बिलियन। तो अगर आपसे पूछा जाए 2011 में यहाँ पे कितना पॉपुलेशन था, तो याद रखना 7.2 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया पॉपुलेशन का, तो ये जो है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी 1947 हम कह सकते हैं, तो इस समय जो है 350 मिलियन पॉपुलेशन था हमारे कंट्री का, यानी इंडिया का 350 मिलियन। तो ये जो है आप याद रखना 350 बिलियन जो है पॉपुलेशन था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इन 2000 यानी 2000 में कितना था, 1 बिलियन था और 2011 में 1.2 बिलियन हो गया था। तो याद रखना 10 साल में ही यहाँ पे 1.2 बिलियन, यानी 1 बिलियन तो था ही, 2 बिलियन सॉरी यहाँ पे ये हो गया 1.2 बिलियन। अब यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो जो 2001 का सेंसस हुआ था 2011 में हुआ, यानी 10 साल पहले 2001 में हुआ भी, मतलब 2001 में भी हुआ रहा होगा। तो उस समय जो इंडिया और वर्ल्ड का रेशियो था पॉपुलेशन का वो था 6:1, यानी मतलब जैसे आपके सामने कोई 6 आदमी लाके रख दिए जाएं संसार का, मतलब यहाँ पे हम वर्ल्ड की बात करें, मतलब 6 यहाँ पे 6 इंडिविजुअल हैं। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे 6 लोग हैं और ये वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें से 6:1 का ये मतलब कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति, मतलब हर एक 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति क्या होगा, इंडियन होगा। क्या होगा, इंडियन होगा। इसमें से कोई ना, मतलब इस 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति हर हाल में क्या होगा, इंडियन होगा। तो इसको जो है आप याद रखना, ये रेशियो पूछा जा सकता है कि 2001 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे संसार का और भारत का रेशियो कितना था पॉपुलेशन का, तो वो था 6:1। तो देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल 1.7%, दैट मीन्स 7 पर 1000 पर ईयर। तो इसको जो है 17 पर 1000 पर ईयर, इसको जो है आप याद रखना। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट मीन्स 20 पर 1000 पर ईयर। तो ये जो है दोनों डाटा जो है ये आप जो है याद इसको रख लेना। तो यहाँ पे अभी जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी, यहाँ पे कुछ खास था नहीं, यहाँ पे तो सारा का सारा क्या है, डाटा है। लेकिन आपसे जो है डाटा से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे ये जो है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको जो है आप याद रखना, ये रेशियो याद रखना और कब कितना पॉपुलेशन था इसको भी आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमने तो पढ़ा यहाँ पे मतलब इस ईयर में इतना पॉपुलेशन हुआ, इसमें इतना बढ़ गया, लेकिन इनका वजह क्या था, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या था। तो देखिए अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी मान लीजिए जो पहले क्या होता था, हम मतलब बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानते हैं, जैसे प्लेग हो गया, तो हम लोगों ने अपनी दादी से नानी से मतलब सुने हैं कि एक बीमारी ऐसी होती थी कि पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। मतलब इधर कोई एक व्यक्ति मरा नहीं, उसको जो है लेके गए, दूसरा यहाँ पे मतलब दूसरे व्यक्ति की डेथ हो गई। तो इस तरह से मतलब बहुत फास्ट डेथ रेट होता था। तो यहाँ पे क्या होता था, पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में रहता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक डेवलप हुई, मतलब हम सारी मेडिसिन वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में मतलब हमको जैसे जैसे रिसर्च होते गए, टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, डेथ रेट में कमी होने लगी। तो वही हम बात कर रहे हैं अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी जब डेथ रेट में यानी जो मृत्यु दर है उसमें जब कमी होने लगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जन्म लेने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है
लेकिन मरने वालों की संख्या क्या है, कम है। और यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हम क्या बोलते हैं, जैसे पहले क्या होता था, जब कोई जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती थी तो यहाँ पे कोई मेडिसिनल वो तो था नहीं, इतना ज़्यादा टेक्निक डेवलप था नहीं, तो यहाँ पे क्या होता था, हम बोलते थे कि मदर जो होती हैं उनका सेकेंड जन्म होता है जब उनका कोई बेबी जन्म लेता है, यानी हम बोलते हैं कि मदर का दूसरा जन्म होता है वो, क्योंकि उनके मतलब बहुत सारी, पहले क्या होता था, जो हम बोलते हैं ना कि दाई माँ होती थी, उनके थ्रू बच्चे को पैदा किया जाता था, तो इतनी सारी वो थी नहीं, तो वहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता था, बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब क्या हो गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तो अब ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो MMR है, वो बहुत ही कम हो गया है। डेथ रेट यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें भी कमी आई है, यानी जब टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो वो तो मदर के लिए भी होगी, बेबी के लिए भी होगी, तो इन सारी चीज़ों में यानी कहीं ना कहीं हम यही बोल रहे हैं कि डेथ रेट में कमी, चाहे वो मैटरनल हो, चाहे वो इन्फेंट हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो। तो यहाँ पे क्या है, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन था। और यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिबल एज, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रिप्रोडक्टिव एज में इंटर करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत अभी जो है इस समय युवाओं का देश है, यानी यंग पीपल इस समय पे यहाँ पे ज़्यादा है, यानी रिप्रोडक्टिबल एज क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे इसका सेकेंड रीजन हो गया। तो फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, ये आपको रीजन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड अपॉन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे बर्थ रेट यानी फर्टिलिटी रेट, डेथ रेट जिसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट, और यहाँ पे माइग्रेशन, और यहाँ पे एज एंड सेक्स रेशियो जिसमें हम देखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कुछ ऐसे मतलब फैक्टर हैं जिसपे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे नोट देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन माइनस जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं BR इक्वल टू DR यानी बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट। ये तो हो गया हमारा मतलब एक इक्वल कंडीशन, जब यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ कब नहीं होगी, मतलब जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी जब यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पे 2 सोसाइटी है, तो यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 बच्चे का जन्म हुआ, मान लो एक ही बच्चे का जन्म हुआ, और यहाँ से कोई एक व्यक्ति जो है चला गया, मतलब मर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 4 4 8 लोग थे। अब यहाँ पे एक ये आया, एक ये गया, फिर भी 8 ही लोग हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो जीरो है, यानी यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, इक्वल है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, यानी ये है, इसको आप जो है इमिग्रेशन बोलना, इसको इमिग्रेशन। तो जो इमिट, जैसे आप देखते हैं ना, एक हो गया ई, एक हो गया आई यानी इन, और ई से हम बोल सकते हैं एग्जिट। आपने एग्जिट टर्म सुना होगा, तो ई से होता है एग्जिट। ये मत सोचना एग्जिट को ऐसे लिखा जाता, नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक तो याद रखना एग्जिट, एक याद रखना इन। तो इन यानी अंदर आना, एग्जिट यानी बाहर जाना। तो इमिग्रेशन क्या होता है, आना, यानी किसी का, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है भारत है, तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग कंट्री से किसी का हमारे इंडिया में आना, यानी अगर अलग कंट्री से कोई हमारे इंडिया में आ रहा है तो वो इमिग्रेशन कर रहा है, मतलब हम यहाँ से बोलेंगे कि वो इमिग्रेशन कर रहा है। लेकिन अगर हमारे इंडिया से, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग अमेरिका वगैरह चले जाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति जो है अमेरिका चला गया, USA चला गया, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, वो हमारे इंडिया से एग्जिट कर गया, यानी बाहर निकल गया, यानी इमिग्रेट कर गया। तो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये दोनों टर्म याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए जो है बर्थ रेट है और डेथ रेट है, यहाँ इक्वल हुआ तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। अब उसी तरह से जैसे बर्थ रेट है और इमिग्रेशन है, तो जितनी इमिग्रेशन हो रही है उतना ही
जितना इमिग्रेशन हो रहा है उतना ही इमिग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर भी जो है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। लेकिन अब यहाँ पे कब पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, यानी जब पॉपुलेशन ग्रोथ कब बढ़ेगी कब घटेगी, ये देखिए। अगर मान लीजिए बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया 4 लोगों का, अब मान लीजिए नहीं 4 लोगों कुछ नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं और यहाँ पे जो है 2 व्यक्ति का जन्म हुआ, थोड़े टाइम बाद फिर 2 बच्चों का जन्म हुआ, फिर 2 बच्चों का, तो अब यहाँ पे ये पॉपुलेशन क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मरा ही नहीं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति जो है मर गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ अभी कुछ बच्चों का जन्म मतलब दर साल यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि मरने वाले तो कोई है ही नहीं, जन्म लेने वाले इतने सारे हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगा। यानी अगर जब बर्थ रेट यानी जन्म लेने वालों की संख्या जब ज़्यादा होगी, मरने वालों की संख्या कम होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा। और इसी का उल्टा कर दो, यानी डेथ रेट ज़्यादा हो जाए, मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, जन्म लेने वालों की संख्या कम हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे हम देखते हैं अभी जो भारत युवाओं का देश है, तो यहाँ पे जो है सब रिप्रोडक्टिव एज में है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन एक समय बाद ऐसा भी तो आएगा जो अभी जवान है वो बूढ़े हो जाएंगे, यानी वो मरने के स्टेज में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये डिक्लाइन होने लगेगा। तो इस तरह से ये तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर जन्म लेने वाले ज़्यादा है, मरने वाले कम है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए ये हमको देखना है। मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी जैसे हम यहाँ पे क्या पढ़े हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। तो अब हमको ये देखना है कि जनसंख्या को कैसे रोका जाए, जनसंख्या ग्रोथ जो है उसको कैसे रोका जाए। मोटिवेट स्मॉलर फैमिली, यानी छोटी फैमिली को मोटिवेट किया जाए बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी उनको कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में अवेयर किया जाए। और यहाँ पे हमारे दो ये नारा जो है बहुत पहले से लगी रहा है। 1 चाइल्ड नॉर्म्स, यानी एक चाइल्ड नॉर्म्स बनाया जाए, कि मतलब यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए जाए कि एक बच्चा ही होना चाहिए, और मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 बेबी होते हैं तो उनको कोई भी फैसिलिटी जो होती हैं, स्टाफ फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी। इस तरह से मतलब रूल्स बनाए जाने चाहिए, इसका मतलब ये है। तो 1 चाइल्ड नॉर्म्स मतलब एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए कि एक ही बेबी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। अब यहाँ पे हमको ये पढ़ना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होती है, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या होती हैं, इसको हम आगे अपने लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में जो है हम कल डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम जो है टेम्प्रोरी मेथड, परमानेंट मेथड, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है, तो आप अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।